नमस्ते। बिहार से एनडीए गठबंधन से जुड़ी हुई एक बड़ी अहम खबर आ जा रही है और वो खबर ये है कि एनडीए गठबंधन के एक सहयोगी केंद्र में मंत्री रहे पशुपति पारस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। नाराज बताए जा रहे हैं। उनकी नाराजगी की वजह क्या है? क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया? इसके पीछे की पूरी खबर क्या है? राजनीति क्या है? इस इस्तीफे का बिहार की राजनीति पर असर कितना पड़ेगा और आने वाले समय में बिहार के चुनावी समीकरण पर इस परिस्थिति के असर का मूल्यांकन आज के वीडियो में हम करेंगे। इसलिए क्योंकि इस पर टेलीविजन चैनल बात नहीं करेगा। वो एक नेता, छोटे से नेता, उनका इस्तीफा किसी फुटनोट में चलाकर या एक दो बार उस पर कोई शो करके छोड़ देगा, क्योंकि वो एनडीए के नेता हैं। वो इंडिया गठबंधन के नेता होते तो कई कई दिन इस पर चर्चा होती। टूट गया, बिखर गया, बर्बाद हो गया इंडिया। क्यों छोड़ा पशुपति पारस ने इस्तीफा? क्यों दिया पशुपति पारस ने इस्तीफा? क्या बिखर जाएगा एनडीए? क्या टूट टूट कर अलग हो जाएंगे एक एक नेता? क्या पशुपति पारस ने लिख दी एनडीए के खत्म होने की कहानी? ऐसी कोई हेडिंग वाला कार्यक्रम आपको किसी टेलीविजन चैनल पर या किसी अखबार में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एनडीए से जुड़ी खबर है। वही एनडीए जिसके इलेक्टोरल बॉन्ड ने इतना शक्ति अर्जित कर ली है। राहुल गांधी ने शक्ति की बात की थी ना। मैं संदर्भों को जोड़ करके फिर अपने मूल विषय पर आऊंगा कि बिहार में इस परिस्थिति के बाद क्या असर पड़ने वाला है। तो बिहार की राजनीति में मूल्यांकन इसका करें, इससे पहले जरा ये समझ लें कि इस पर मीडिया क्यों चर्चा नहीं करेगा। राहुल गांधी ने एक बयान दिया कि जैसे हिंदू धर्म में एक शक्ति की कल्पना होती है, तो शक्ति की कल्पना जो हिंदू धर्म में है, उसी तरह से एक शक्ति का रूप इस समय केंद्र सरकार के पास है। ईडी, सीबीआई, मीडिया, सब कुछ शक्ति के उस रूप से हमारी लड़ाई है और नरेंद्र मोदी जी ने उसको मैनिपुलेट कर दिया। मां शक्ति से लड़ाई है, धर्म से लड़ाई है। मुझे स्वीकार है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं, जो मां बहनों के खिलाफ आपकी लड़ाई है। तो मीडिया उसी पर लग गया। तो मीडिया की शक्ति देखिए, वो इस तरह की खबरों को केवल एक सूचना की तरह चलाएगा। एक सूचना कि पशुपत पारस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। एक सूचना है, नाराज बताए जा रहे थे, सीट नहीं मिली इसलिए इस्तीफा दे दिया। भाई अच्छा, बाकी लोग जो सीट नहीं मिलती है तब इस्तीफा देते हैं, तो वो तो पूरा गठबंधन टूट जाता है, एनडीए नहीं टूटेगा। अब इसके बारे में थोड़ा कुछ विश्लेषण जरूरी है, क्योंकि जो शक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी ने, हालांकि एक कविता है, बड़ी प्यारी सी कविता है कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति। राम के शक्ति पूजा एक कविता है। वो कहते हैं कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, शक्ति की करो मौलिक कल्पना तुम। यह जो पूरी कविता है, वो कहती है कि शक्ति रावण की तरफ चली गई। मैं राम रावण के विमर्श में भी नहीं जा रहा, मैं केवल ये कह रहा हूं कि शक्ति उस खेमे में चली गई है जहां शक्ति को नहीं होना चाहिए, जो अन्याय के पक्ष में खड़ा है। इसलिए तुम अपनी शक्ति की मौलिक कल्पना करो। तो वो कल्पना करने की बात कहने पर भी कैसे मीडिया उसको बदल देता है। मीडिया बदल देगा कि पशुपति पारस ने जो इस्तीफा दिया, वो व्यक्तिगत खुन्नस में दिया, निजी वजह से दिया। क्योंकि पिछली बार उनके 5 सांसद थे, इस बार उनको 1 टिकट मिल रहा था, नाराज थे, छोड़ दिया। ये खबर इतनी ही नहीं है। इस खबर के आगे और इस खबर के पीछे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर के पूरी की पूरी परियोजना बदल सकती है। हनुमान, राम जी के हनुमान कौन? राम जी के हनुमान चिराग पासवान। जब तमाम तरह के नए समीकरण बन रहे थे,
और समीकरण बनते हुए यह देखा जा रहा था कि रामविलास पासवान के गुजरने के बाद यह समीकरण बदला कि रामविलास पासवान की पार्टी को दो टुकड़े हो गए। रामविलास जी अपने समय में भी जो अपने भाई थे उनको राजनीति में सक्रिय किए हुए थे। जैसे एक भाई उनके दिल्ली में उनके साथ काम करते थे, उनके साथ ही वहां पर रहते थे, दिल्ली की राजनीति में उनके साथ खड़े थे। दूसरे भाई जो पशुपत पारस थे, उन्हें बिहार की राजनीति में रखा गया था और वो लगातार वहां के राजनीतिक समीकरणों को देख रहे थे, समझ रहे थे। इन सारी चीजों के साथ एक और बात थी जो चिराग पासवान की थी। अपने जीते जी रामविलास पासवान ने अपना उत्तराधिकारी किसको चुना? अपने बेटे को, चिराग पासवान को। लेकिन जैसे ही रामविलास पासवान मतलब उनका मामला निपटा, वो इस दुनिया से रुखसत कर गए, पार्टी दो भागों में टूट गई और उन दो भागों में से एक भाग चिराग पासवान का था। झगड़ा हुआ, दोनों में, चाचा भतीजे में झगड़ा हुआ। सिंबल किसके पास गया? पशुपति पारस के पास गया। पार्टी का आधिकारिक नाम किसको मिला? पशुपति पारस को मिला। सीटें कितनी दी गई पशुपति पारस को 19 के चुनाव में? 5 सीटें, शायद 6 चीजें दी थी, इसमें से 5 जीत गए थे। केंद्र में कैबिनेट मंत्री कौन बना? पशुपति पारस बने और चिराग पासवान हनुमान बने। तो चिराग पासवान नाराज रहे। चिराग पासवान को जिम्मेदारी क्या मिली कि 20 के चुनाव में नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए उन सीटों पर आप चुनाव लड़िए जहां जहां नीतीश कुमार का कैंडिडेट लड़ता है। बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ चिराग पासवान, उनकी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा। यद्यपि कि बीजेपी, जेडीयू और चिराग पासवान तीनों एक ही गठबंधन में शामिल थे। राजनीति का खेल देखिए, कौन खेल रहा था ये? वही जो ईडी और सीबीआई की रेड पड़ने के कुछ ही दिन के बाद करोड़ों रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड जब मिलता था, तो किसको मिलता रहा होगा? तृणमूल कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी को, आरजेडी को? नहीं ना। ईडी और सीबीआई का रिश्ता किससे है? केंद्र सरकार से। तो आज रेड पड़ी, 3 दिन बाद 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड आदमी किसको देगा? और उसी को ना, जिसके बाद रेड बंद हो जाए। ये रिश्ता आप समझ रहे हैं ना? मीडिया नहीं बताएगा। तो ऐसा ही रिश्ता चिराग पासवान के साथ बीजेपी का रहा, जब उन्होंने चिराग पासवान को भी कमजोर किया और चिराग पासवान के जरिए नीतीश कुमार को भी कमजोर किया। नीतीश कुमार तीसरे दर्जे की पार्टी बनकर रह गए। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने खेल कर दिया। कुछ दिन पहले खेल किया कि इंडिया गठबंधन के जो सूत्रधार थे नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन से तोड़ करके, अपने खिड़की दरवाजे खोल करके, एक अकेला जो सब पर भारी था, उसी एक अकेले ने नीतीश कुमार को अपने खेमे में मिला लिया। उसी समय चिराग पासवान नाराज थे कि भैया ये कौन सी राजनीति है? आपने जिनके खिलाफ हमारा इस्तेमाल किया, आप उनको फिर साथ में ले ले। और हमने संकल्प लिया है, जैसे राहुल गांधी ने कहा कि शक्ति की बात करने पर यह सब चीज हुई है, तो उसमें यह हुआ कि भाई शक्ति की कौन सी बात कर रहे हैं? और मोदी जी करें, मैं चुनौती स्वीकार करता हूं कि मैं शक्ति को बचाने के लिए लड़ूंगा। तो चिराग पासवान ने कहा कि भैया आपने मुझे रखा था हनुमान बना करके, नीतीश कुमार को खत्म करना है, अब आप उन्हीं के साथ सरकार बना रहे हैं। तो इस चीज को मैनेज किया बीजेपी ने और उसी समय से यह पूरा खेल शुरू हो गया था। पशुपत पारस को भनक ही नहीं लगी। पशुपत पारस पुराने नेता, बुजुर्ग हो गए और चिराग पासवान एक नौजवान नेता जिसकी बिहार के नौजवानों में ठीक ठाक इमेज है। और इसीलिए लालू जी बार बार ये कोशिश करते रहे कि रामविलास जी जैसे, लालू जी के साथ राजनीति करते रहे, साथ में दोनों ने राजनीति शुरू की, लेकिन बाद के दिनों में वो अलग होकर के अपनी पार्टी बना लिए। उसी तरह से एक कोशिश इस बात की भी की जाए कि चिराग पासवान वापस आ जाएं और चिराग पासवान के साथ खड़े होकर के तेजस्वी और चिराग मिलकर के काम करें।
ये एक दरवाजा चिराग ने पिछले दिनों खोल लिया। इसलिए बीजेपी को यह खेल समझ में आने लगा था कि पशुपति पारस का नौजवानों में और अपने वोटर में वह क्रेज नहीं है जो चिराग पासवान का है। और बीजेपी बहुत बारीक गेम खेलती है। उसे अगर पता है कि पूर्वांचल की कई सीटों पर ओम प्रकाश राजभर का इतना दखल तो है कि वो किसी विरोधी को हरा सकते हैं, तो भले ओम प्रकाश राजभर ने किसी को गाली दी हो, चुपचाप उन्हें अपने साथ लाओ, भले उन्हें ऐसे समय मंत्री बनाओ जब वो फाइल न देख पाए, लेकिन मंत्री बना दो। इसलिए बीजेपी हर उस व्यक्ति को अपने साथ जोड़ लेती है जिनको वो इस तरह के कामों में उपयोगी समझती है। और इसलिए जो पूरी की पूरी बीजेपी है, इसका पूरा खेल अपने समीकरण को मजबूत करने में होता है। तो समीकरण के लिहाज से कौन मजबूत कैंडिडेट था? चिराग पासवान। पशुपति पारस वो अपील नहीं पैदा कर रहे थे। इसलिए जब ही गठबंधन पिछले दिनों हुआ, जनवरी के बाद फरवरी में सरकार बनी, तब से चिराग पासवान की नजदीकी केंद्र में बढ़ने लगी थी और चिराग पासवान ने भी अपना हिसाब करना शुरू कर दिया था। और जिसका नतीजा यह निकला कि जैसे ही लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा हुआ, 5 सीटें जमुई मतलब हाजीपुर, सारी झगड़ा तो हाजीपुर सीट को लेकर था। हाजीपुर वो सीट है जहां रामविलास पासवान लड़ाई लड़ा करते थे और रामविलास पासवान बिहार की राजनीति के एक मजबूत पिलर रहे। गूंजे धरती आसमान, रामविलास पासवान एक रेडिकल सोशलिस्ट, सोशल जस्टिस का नेता। और हाजीपुर में मंत्री रहते उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे हाजीपुर की जनता बहुत बेपनाह मोहब्बत करती। पिछली बार के चुनाव में पशुपति पारस हाजीपुर से सांसद बन गए। चिराग पासवान ने चाहते थे कि भाई पहली शर्त तो हमारी ये है कि हाजीपुर की सीट हमको चाहिए। बीजेपी ने उनको दे दी 5 सीटें कुल मिला के, जमुई से लेकर के ये सारा सारा का सारा खेल। और उसके बाद 5 सीटें जैसे ही चिराग पासवान के खेमे को गई, पशुपति पारस को समझ में आ गया कि एक चुटकुला आजकल लोग बहुत सुनते हैं, उस चुटकुले का जरूर मैं इस्तेमाल करना चाहूंगा कि दिन इतने खराब चल रहे हैं कि भंडारे में गया तो हलवा खत्म और बाहर निकल के देखा तो चप्पल गायब। तो पशुपति पारस के साथ यही हो गया कि अंदर गए गठबंधन में तो का सीट खत्म। किसको सीट मिल गई? चिराग पासवान को 5 सीटें। और बाहर निकल के देखे तो पार्टी का सिंबल, पार्टी का नाम, सब कुछ अब किसको पास जा रहा है? चिराग पासवान के पास। तो अंदर हलवा खत्म, बाहर चप्पल गायब। पशुपत पारस को अब समझ में आ रहा होगा कि उस समय आप भी तो मोहरा बन गए थे जब रामविलास पासवान की एक मजबूत लोक जनशक्ति पार्टी को आपको मोहरा बना करके तोड़ा गया था। आप बार बार ये कहते रहे कि बेटे को उत्तराधिकार संपत्ति में होता है, राजनीति में नहीं। अब आप देख लीजिए बीजेपी क्या इस्तेमाल करती है। और अभी चिराग पासवान को ये बात भी समझ नहीं आ रही कि उनका भी कैसे भंडारे में गए तो चप्पल गायब होगी। अभी तो हलवा खाने गए हैं ना, तो हलवा तो मिल रहा है। 5 सीटें और 5 अच्छी सीटें। एक में वो अपने बहनोई या परिवार के एक व्यक्ति को लड़ाएंगे, एक जगह खुद लड़ेंगे, एक जगह और उनका कोई रिश्तेदार है वो लड़ेगा। 1-2 सीटों पर कैंडिडेट तय हैं, 5 सीटें मिल जाएंगी, केंद्र में मंत्री बन जाएंगे। कितने दिन? एक एक बिहार का नाम है कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा। 4 बार पार्टी बनाई, 4 बार पार्टी तोड़ी। बाद में इतना कुछ हुआ, बचा कुछ नहीं, ना हलवा बचा ना चप्पल बचा। दूसरी तरफ उसी बिहार में हो क्या रहा है कि बीजेपी के 12 विधायकों ने अलग से बैठक की है जो मंत्रिमंडल विस्तार से नाराज बताए जा रहे हैं। बीजेपी के 12 विधायक, और वो मंत्रिमंडल विस्तार से नाराज होते समय यह पूरा का पूरा कवायद ये कर रहे हैं कि कैसे हम इस पूरे समीकरण को बदल सकें, कैसे बदल सकें। और इसलिए अभी भी वो पूरा खेल होना बाकी बाकी है कि अभी क्या हो सकता है। 12 विधायक अगर मीटिंग अलग से कर रहे हैं
तो उन 12 विधायकों की पूरी प्रक्रिया, पूरा समीकरण, पूरा खेल अभी बिहार की राजनीति में बचा हुआ है। तो एनडीए का इस तरह से बिखरना, जिसे मीडिया अभी बिखरा हुआ नहीं दिखाएगा, वो कहेगा कि पशुपत पारस 5 सीटें चाह रहे थे, चिराग पासवान भी 5 सीटें चाह रहे थे। बीजेपी ने ये तय किया कि पशुपत पारस को 5 सीटें दे दीजिए, चिराग पासवान को नहीं देंगे, पशुपत पारस को नहीं देंगे। तो ये भाई एक निजी नेता की महत्वाकांक्षा है। लेकिन अब आखिरी आखिरी विश्लेषण जो सबसे महत्वपूर्ण, बीजेपी को यह बात भी समझ में आ रही है कि नीतीश कुमार का वह जलवा फरोशी अब नहीं है, और नीतीश कुमार के साथ आने से ऐसा भी नहीं है कि अति पिछड़ा या दलित महादलित वोट उस प्रतिशत में आज भी नीतीश कुमार के चाहने और कहने पर ट्रांसफर होगा एनडीए की तरफ, जिस प्रतिशत में एक जमाने में नीतीश कुमार वोट ट्रांसफर कराने की कैपेसिटी रखते थे। क्योंकि नीतीश कुमार की अपनी भूमिका थोड़ी कमजोर हुई है, और वो कमजोर होने के पीछे की रणनीति ये है कि नीतीश कुमार ने इतनी बार पलटी मारी है कि उनके पलटी मारने के चलते बीजेपी को संदेह है कि उनके कहने पर एक बड़ा वोटर इधर शिफ्ट होगा। और ठीक उसी समय पैरेलल तेजस्वी यादव ने और उनकी जेडी आरजेडी ने, महागठबंधन ने एक बड़ी जनविश्वास यात्रा दिखाकर लोगों के बीच एक भरोसा पैदा करने की कोशिश की है कि अति पिछड़ा दलित और महादलित तबके का एक बड़ा वोटर आरजेडी की तरफ भी शिफ्ट होगा। और आरजेडी रणनीति बना रही है कि इस तबके में ज्यादा से ज्यादा लोगों को टिकट दिया जाए। और ऐसे समय में बीजेपी कोई जोखिम उठाना नहीं चाह रही थी, इसलिए उन्होंने चचा को हलवा खत्म किया और चप्पल गायब किया, और चिराग पासवान को हलवा दे दिया है। अभी चप्पल उतार करके चिराग पासवान हलवा खाने चले गए। लेकिन यह क्या इस बात का संकेत नहीं है कि जो एनडीए अब की बार 400 पार का वादा कर रही है, दावा कर रही है, वह एनडीए अपने ही सहयोगी दलों को एकजुट रखने में, उनको संतुष्ट करने में, उनको साथ रखने में बुरी तरह से नाकामयाब होती दिख रही है। ये दीगर बात है कि बीजेपी और एनडीए की तरफ से जो इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा है वो शक्ति बन करके मीडिया घरानों के पक्ष में चला गया है, जो इस खबर की हेडिंग कभी भी ये नहीं बनाएंगे कि बिखर गया एनडीए गठबंधन और वो कैबिनेट मंत्री ने दिया इस्तीफा। इस बात को ऐसे नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि यह बात उनके 400 पार करने के दावे की पोल खोलने लगेगी। इसलिए विश्लेषण इस बात का होना चाहिए कि राजनीति में जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता है। पूरा सच देखने के लिए वह भी लोकतंत्र में वोटर को ये शर्त होती है कि अगर बिना पूरा शर्त देखे आप राजनीति में वोट डालने और राजनीति के पूरे कलेवर को एक साथ देखने या उसके अतीत से, जैसे आप पूरे विश्लेषण में पशुपति पारस की भूमिका रामविलास पासवान के गुजरने के बाद पार्टी तोड़ने में क्या थी, अगर यह सच्चाई आपको नहीं पता है तो आज आपके पशुपत पारस के हश्र पर सहानुभूति पैदा हो सकती है। लेकिन यही पशुपत पारस थे जिन्होंने उनके उत्तराधिकारी चिराग पासवान को कहीं का नहीं छोड़ा था। अब चिराग पासवान को मौका मिला है तो वो पशुपति पारस को कहीं का नहीं छोड़े। हलवा भी गायब और चप्पल भी गायब। लेकिन इन दोनों के खेल में बीजेपी कहां खड़ी है, जो अकेले 400 पार जीतने का दावा करती हुई अपने सहयोगी दलों को बचाने में कामयाब नहीं हो पाई है। और अभी पूरा खेल बिहार की 40 सीटों पर है। कुशवाहा वोट एक मुश्त नहीं है, और पासवान एक बड़ी बिरादरी है जो पूरे बिहार के कम से कम आधे से ज्यादा सीटों पर इतनी दखल रखती है कि अगर पशुपति पारस ने अपनी नाराजगी को उचित तरीके से महागठबंधन के साथ जाने का, जो कि इशारा वो पहले कर चुके हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर उन्होंने यह कदम उठा लिया कि वो महागठबंधन के साथ जाकर के पूरे बिहार में अगर घूम गए तो लगभग 20 से 22 सीटें ऐसी हैं जिस पर पासवान वोट इतनी तादाद में है कि वो एनडीए का खेल बिगाड़ सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि खेला अभी बाकी है। और जरा आप भी नजर बनाए रखिए कि एक एनडीए का कैबिनेट मंत्री क्यों इस्तीफा दिया और आगे उसका कितना असर आने वाले चुनाव पर पड़ेगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।